श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं रोशन दहिया केमिस्ट्री पीजीटी आप सभी का अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो क्लास 12th का 4th चैप्टर रासायनिक बल गतिकी का पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें जो सबसे पहले जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे सक्रियण ऊर्जा हेतु ओरेनियस सिद्धांत। सक्रियण ऊर्जा हेतु ओरेनियस समीकरण। सक्रियण ऊर्जा हेतु ओरेनियस समीकरण। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ओरेनियस समीकरण है ये बताता है जो वेग स्थिरांक है और ताप है उनका आपस में क्या संबंध है। वेग स्थिरांक यानी के, ताप टेम्परेचर जो परम ताप की बात करते हैं उनके बीच में क्या संबंध है। ताप बढ़ता है तो वेग स्थिरांक पे किस प्रकार से जो है वो प्रभाव पड़ता है, वेग स्थिरांक किस प्रकार से बढ़ता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से जो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है तो वेग स्थिरांक बढ़ता है। तो किस प्रकार से ये बढ़ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे सक्रियण ऊर्जा हेतु ओरेनियस समीकरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो ये नॉर्मल जो समीकरण होती है उसको देखिए। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ के, ये है के प्रोपोर्शनल ई बेस माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये देखिए ये समीकरण है। जो के होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बेस ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई ए क्या है? एक्टिव एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। आर है गैस स्थिरांक और जो टी है वो परम ताप है और के वेग स्थिरांक है। अब देखिए जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आपको पता है कांस्टेंट आता है, लेकिन खुद के स्वयं क्या कांस्टेंट, इसलिए के नहीं आके यहाँ ए लिख देंगे। तो के इक्वल टू ए बेस ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये देखिए, अब यहां देखिए दोनों तरफ जो है हमको प्राकृतिक लोग का यूज करना। देखिए स्टूडेंट्स, लोग होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य लोग और एक होते हैं जो प्राकृतिक लोग। प्राकृतिक लोग कैसे लिखा जाता है? देखिए स्टूडेंट्स, लोग ई नेचुरल और एक होता है लॉग 10 जिसको सामान्य लोग लिखा जाता है। तो जो हमें प्राकृतिक लोग है, प्राकृतिक लोग, इनका यूज करके इसको सॉल्व कर। तो देखिए मैं प्राकृतिक लोग यहां लगाता हूं। तो देखिए इसके लिए नेचुरल लोग ई के, तो लोग ई के, लोग बेस ई के, तो यहां पर भी ये यूज लूंगा लोग बेस ई ए। देखिए ए और ई दोनों मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो लोग के नियम से बीच में प्लस लगाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य देखिए ध्यान से, इधर साइड में जैसे मान लीजिए लोग ए और यहाँ पर मान लीजिए ये 7 के अंदर कोई भी डिजिट दे दे ए इंटू बी, तो इसको हम लिखेंगे तो ये लोग ए प्लस लॉग बी ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ देखो ये इंटू में है तो यहाँ लगा दूंगा प्लस लोग ई और ये ई ए अपॉन आर टी। मतलब क्या हुआ कि ये इंटू में थे और लॉग का नियम है कि जब हम लॉग सॉल्व करते हैं और इंटू में हो तो उनके बीच में प्लस आ जाता है। तो एक बार मैंने लॉग ए लिख दिया और एक बार लॉग मैंने इसके लिए लिख दिया। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से समझो भाई। हमने दोनों तरफ लॉग जो प्राकृतिक लॉग का यूज किया, लॉग बेस ई के, लॉग बेस इसके लिए लिख दिया लॉग बेस ई के, और इसके लिए भी हमने लिख दिया log बेस ई ए, और इसके लिए भी हमने लिख दिया log बेस ई और ये।
और कुछ नहीं किया। अब देखो ये जो हमारे पास में है, तो अब इसके अंदर देखो इसको और आगे सॉल्व करना है तो स्पष्ट है कि देखिए जैसे इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कभी भी लॉग का नियम है कि जब पावर में यहाँ हो तो ये पावर जो होती है ये आगे आ जाइए। आप मैथ्स की किताब में लॉग के नियम देखिए, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए लॉग ई के इक्वल टू लॉग बेस ई ए, ये देखिए ये पावर है माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो यहां मैं लिख दूंगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। कोई ज़्यादा रूल फॉलो नहीं करना है, जो पावर है उसको आगे लिख देना है, बाकी एज इट इज जैसा कैसा यहाँ पढ़ा रहने दो। तो ये हो गया log ई और ये कैपिटल, इसको मैंने एज इट इज ऐसा कैसा लिख दिया, केवल मैंने पावर आगे लाके लिख दी। और पावर माइनस की थी तो मैंने यहाँ माइनस लिख दिया है। तो अब देखिए इसके अंदर आपको पता है, यहाँ देखिए log ई। अब देखो कभी भी जब ऐसी वैल्यू हो आपको, जैसे log यहाँ नीचे दे दे 10 और 10, या फिर मान लो log 2 और यहाँ 2, इस प्रकार की कभी भी कोई वैल्यू हो जिसमें बेस और ये जो यहाँ की जो वैल्यू है वो सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो log ई और ये दोनों सेम है, डिजिट सेम है और ये जो बेस सेम है, तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए अब जो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, वो आपके हो जाएगी इसके अंदर ये log ई के इक्वल टू log ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये देखिए इसको हमें अच्छी तरह से याद रखना। अब देखो क्योंकि यदि हम मान लीजिए इस प्रकार से यदि हम सक्रियण ऊर्जा निकालते तो देखो पावर के अंदर थी और निकालना भी कठिन था सक्रियण ऊर्जा, और यहाँ पावर में था तो हमने सबसे पहले इसको इजी फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखिए ये तो प्राकृतिक लोग है तो इनको सामान्य लोग में बदलना पड़ेगा, log 10 में बदलना पड़ेगा। तो सीधा सीधा है, मान लीजिए उससे बदलने से पहले मैं आपको बता दूं, सपोज करो एक छोटा सा चीज़ बताते हैं। जैसे मान लीजिए t1 टाइम पर जो है वेग स्थिरांक k1 है, सपोज कीजिए, और t2 टाइम पर सपोज कीजिए जो है वेग स्थिरांक k2 है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मैं इसको लिखूंगा इस इक्वेशन को, तो कैसे लिखूंगा वो देखिए ध्यान से। मैं ऐसे ही लिखूंगा इसको नॉर्मल रूप से, जैसे ये log ई k1 इक्वल टू log बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर t1। ऐसे क्यों लिखूंगा, इसका रीजन बताता हूं। देखिए सीधा सीधा a तो कांस्टेंट होता है, जो यहां पर a है हमने पहले ही बताया था, a यहां क्या है, स्थिरांक है, स्थिरांक है, इसलिए वो ये तो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। और आपको पता है ई ए जो सक्रियण ऊर्जा है वो भी कांस्टेंट है, और आर गैस स्थिरांक ये भी कांस्टेंट है। तो बदला क्या, एक तो ये वेग स्थिरांक, एक टेम्परेचर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने कहा था टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेग स्थिरांक भी इंक्रीज होगा, ताप बढ़ेगा तो विक्रिया का वेग भी बढ़ता है। तो बाकी सब इसमें कांस्टेंट है, केवल ये चीज़ चेंज हुई है तो मैंने यहाँ k1 रख दिया, यहाँ t1। अब देखो ये चेंज होते हैं और उसके बाद में t2 टेम्परेचर बाद में इसका जो वेग स्थिरांक k2 हो जाता है। तो ये देखो ये हम इसके लिए ऐसे लिखेंगे, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो देखिए log बेस ई k2 इक्वल टू log बेस ई ए माइनस सक्रियण ऊर्जा ई ए आर t2। तो ये जो t2 टेम्परेचर मैंने यहाँ t2 लिया या k2 लिया तो ऐसे लिख दिया, और t1 लिया तो ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना ईजी था। अब देखो अब मैं इसको दोनों को ऐड करता हूँ।
तो ये देखो क्या होता है, या इसमें से जैसे सपोज कीजिए मैं इसमें से माइनस करता हूँ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं 2, तो मैं इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करता हूँ, घटाता हूँ इसमें से, तो क्या होता है वो देखिए। तो मैं जब इसको इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा वो देखिए, इसमें कि सबसे पहले log बेस e माइनस सॉरी k2 माइनस log बेस e k1 इक्वल टू, फिर क्या आएगा, ये log बेस e a माइनस e a अपॉन आर टी माइनस log बेस e a माइनस e a अपॉन आर टी 1। ये देखिए यहाँ T2 था, T2 में से मैंने मतलब इस फैक्टर में से ये फैक्टर माइनस किया, यानी इस व्यंजक में से ये व्यंजक मैंने माइनस करके यहाँ लिख दिया है। एक बार वापस देख लो मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन मैंने माइनस की है, तो इसमें से माइनस किया k2 माइनस k1, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें से इस फैक्टर को मैंने पहले लिख दिया T2 वाले को और T1 वाले को बाद में लिख दिया, बीच में माइनस का सिंबल लगा। अब क्या होगा भाई, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे पास में क्या बचा, log बेस e k2 माइनस log बेस e k1 इक्वल टू, अब देखो ये तो माइनस का है e8rt2, ये देखिए माइनस है यहाँ और बार माइनस है और यहाँ अंदर ये हो जाएगा प्लस। तो देखो ये तो प्लस का डिजिट हो गया और ये माइनस का, तो मैं प्लस वाला मैं पहले लिख रहा हूँ, समझ लेना, मैं प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ। तो मैं ये लिख रहा हूँ ई ए अपॉन आर टी 1 माइनस, ये माइनस क्यों, ये देखो ये माइनस है, ये प्लस इसलिए हो गया क्योंकि बार माइनस था इसलिए, तो मैंने पहले प्लस वाला लिख दिया फिर माइनस, तो ये हो गया ई ए अपॉन आर टी 2। अब आप कोई पूछ ले बताइए ये माइनस कैसे आया, ये देखो ये माइनस का था ई ए अपॉन आर टी 2 और ये बार माइनस था तो अंदर ये प्लस, तो मैंने प्लस वाले डिजिट को पहले लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करना, तो यहाँ देखो ये तो ई में है, यानी ये जो log दिया है ये तो जो है प्राकृतिक log, इनको सामान्य log या log 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो log 10 में लिखते समय सामान्य log ये लिखा जाता है। तो ये देखिए मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। ये देखिए ये log बेस e है, इसकी जगह मैं अब log लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको मान लीजिए log लिखता हूँ, log, तो ये नॉर्मल log में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log, और ये जो सामान्य जब log में कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए log k2 अपॉन k1 हो जाता है। देखिए log का नियम है, जैसे मान लीजिए आपको कभी भी दिया जाता है log a माइनस log b, तो उसको आप लिख सकते हो log a अपॉन b, यानी कि यहाँ जैसे log k2 log बेस ये k2 और यहाँ पर दिया k1, तो इसको सामान्य रूप से अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको k2 अपॉन k1। मैथ्स वालों के तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स, बायो वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो log के कुछ रूल्स होते हैं वो आपको कहीं से पढ़ने। तो यहाँ देखिए इसको मैंने log a की जगह सामान्य इसके अंदर log में बदल दिया, और जब सामान्य log में बदल दिया तो a माइनस b क्या होता है, ये होता है a अपॉन b, यानी log k2 अपॉन k1। तो इधर का तो व्यंजक मैंने सोल्व कर दिया। अब देखो ये इक्वल के इधर का, इसमें देखो कॉमन कौन आ रहा है वो बाहर ले लेते हैं, e a और r कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो इक्वल टू यहाँ कॉमन आ गया ये e a अपॉन r कॉन्स्टेंट है, तो इधर क्या बचा मेरे पास में 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, ये बचा। थोड़ा ऊपर लिख दिया है, नहीं दिखता है, तो देखिए
log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन R, और मैंने इसको मतलब कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो अब देखिए, अब जो है इसको मान लीजिए ये मेरे पास में, सपोज कीजिए ये अभी फ़िलहाल मेरे पास में ये है। अब इसको जो है मैं log E K2 अपॉन K1 है, इसको सामान्य log में मैंने अभी बताया था, सामान्य log में कैसे बदलते हैं वो देख लीजिए। जैसे प्राकृतिक log है अभी मेरे पास में log E K2 अपॉन K1। अब आपको बस ये log का रूल आना चाहिए, जैसे मैंने log E माइनस log E, तो ये कभी भी ऐसे माइनस में देते हैं तो इसको इस प्रकार से लिख देते हैं log E K2 माइन अपॉन K1। ये आपको समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो मेरे पास में ये प्राकृतिक log है, इसको मैं सामान्य log में बदलूँ, कैसे बदलते हैं तो वो देखो, log बेस E, इसको हमेशा जब हम सामान्य log में बदलते हैं तो देखिए log K2 अपॉन K1 इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सामान्य log बदल जाएगा। तो मेरे पास में आ गया सक्रियण ऊर्जा अपॉन ये गैस कांस्टेंट, और यहाँ आ गया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 आ गया। अब देखिए यहाँ देखो, इसको हम एडजस्टमेंट करते हैं तो देखिए log K2 अपॉन K1, और ये हो गया E A, ये इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ तो ये हो गया 2.303, और ये हो गया यहाँ 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो ये मेरे पास में एक फैक्टर आया। तो अब देखो ये एक सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखिए इसके द्वारा हम जो है सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो ये सक्रियण ऊर्जा की गणना की जा सकती है। देखो एकदम बहुत इजी था, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं था, बस थोड़ा सा log के रूल आने चाहिए आपको तो ये इजीली हो जाता है। तो log के रूल भी वैसे मैंने समझे हैं, फिर भी आप कई log नहीं आते तो मैथ्स के अंदर किसी से जो अच्छी तरह से log के रूल सीख जाइए तो आपको इजी लगेगा। तो ये सक्रियण ऊर्जा इसके द्वारा और अन्य समीकरण के द्वारा हम निकाल सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए जो सक्रियण ऊर्जा निकालने इस फार्मूले के अलावा, इस सूत्र के अलावा एक और मेथड होता है जिसको कहते हैं ग्राफीय मेथड, जिसके द्वारा ग्राफ बनाया जाता है, और वो हम कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि ग्राफ के द्वारा हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें आपको ये इक्वेशन याद रखना, ये मैंने ब्लू कलर में लिखा वो, तो ये देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसी इक्वेशन के द्वारा आपको जो है ग्राफीय मेथड सॉल्व करना बताऊंगा। किसकी वैल्यू, जैसे हमने सक्रियण ऊर्जा देखी थी अभी इसकी E1 निकालते हैं तो उस तरह से अब मैं आपको ग्राफीय मेथड, तो ग्राफीय मेथड में आपको केवल ये इक्वेशन याद रखनी है। तो देखिए अब मैं आपको ग्राफीय मेथड के द्वारा निकालता हूँ। ग्राफीय विधि से परिकलन। तो ग्राफीय विधि से सक्रियण ऊर्जा, तो देखिए ये इक्वेशन आपको पता है ही, कौन सी, log E K इक्वल टू log बेस E A माइनस कैपिटल E A अपॉन कैपिटल R T। सब पता है आपको, ये कांस्टेंट है, ये ऑरेनियस गुणांक, ए को क्या बोलते हैं, ऑरेनियस गुणांक, ये ध्यान रखना चाहिए। ए यहाँ पर क्या है, ऑरेनियस गुणांक, ऑरेनियस गुणांक है, इसको आप आवर्ती गुणांक भी बोल सकते हैं, आवर्ती गुणांक। और आर भी आपको पता है, क्योंकि हमने जो इस इक्वेशन के द्वारा मैंने बताया था, आप अभी जो इस इक्वेशन सब वैल्यू आपको पता है। आर की वैल्यू मैंने पहले कई चैप्टरों में बताई है, आर की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए। आर की गैस स्थिरांक होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये होती है। तो अब देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां देखिए ये जो log बेस E K यहाँ लिख देता हूं, और जो
ये यहाँ पर है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, यानी इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर 1/t, और ये मैं बाद में लिख देता हूँ प्लस log बेस ई ए। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, ये मैंने पहले लिख ही दिया, इसको मैंने ई ए अपॉन आर यहाँ लिख दिया और 1/t बार लेके लिख दिया और ये प्लस log ए लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसमें ये जो हम लिखेंगे log बेस ई के, इसको आप सीधा इसको y ऐसे कीजिए, इसको सीधा y मान लीजिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी सरल रे की समीकरण मान लीजिए। इसको y जो है वो आप ये y मान लीजिए, इसको किसको, log बेस ई के को, और जो m है ढाल उसको आप मान लीजिए ई ए अपॉन आर, और ढाल या माइनस में, और x वो आप मान लीजिए 1/t, और यहाँ जो ये c है अंतःखंड उसको मान लेते हैं log बेस ई ए। तो अब देखो मैं इसका ग्राफ खींचता हूँ, तो देखिए इसका जो ग्राफ होगा ग्राफ मेथड के द्वारा हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो देखो सीधा सीधा है कि भाई ये 1/t क्या x, तो ये 1/t हो गया। इधर y अक्ष पे क्या लिखना है, ये लिखना है log बेस ई के लिखना है। अब देखिए चूंकि यहाँ ढाल जो है वो नेगेटिव में है, तो ये जो यहाँ पॉइंट सीधा ये नेगेटिव होगा, तो ये लाइन इस प्रकार से डाउन होगी, डाउनवर्ड नीचे जाएगी। तो यहाँ देखो ये जो अंतःखंड आया C, ये जो C है वो यहाँ पर क्या आया, वो आप देखिए ये आ गया आपका, ये पॉइंट जो है वो क्या आ गया, ये आ गया आपका अंतःखंड log बेस ई ए आ गया। और आपको पता है जो अंतःखंड है वो m इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर है, ये दिख रहा है, मैंने यहाँ बताया आपको। तो आप ये अंतःखंड तो निकाल ही सकते हो, जैसे ये आप 2 पॉइंट ले लीजिए और यहाँ से इसके अंदर इस प्रकार से पॉइंट यूँ कर दीजिए, तो ये 90 डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है, या थीटा कोण मान के, और ये निकाल दीजिए tan थीटा से, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार से हम निकाल ही सकते हैं, और जब हम ये निकालेंगे तो सक्रियण ऊर्जा का मान भी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ई ए इक्वल टू माइनस एम इंटू आर, तो ये निकल जाएगा इससे। तो ये ग्राफ ये मेथड के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया सक्रियण ऊर्जा है, तो जो ऑरेनियस समीकरण से भी हम सक्रियण ऊर्जा निकाल सकते हैं, और ये ग्राफीय विधि के द्वारा भी हम सक्रियण ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हम करेंगे वो टॉपिक करेंगे उत्प्रेरक का प्रभाव क्या पड़ता है। तो अगला टॉपिक लेते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। देखिए उत्प्रेरक का प्रभाव कैसे पड़ता। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, टी कंपोजिशन रिएक्शन है, पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन करते हैं, तो ये KCl प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोजिशन हो जाता है। इक्वेशन को इक्वल करना पड़ेगा, तो ये 2 3 2। अब देखिए
नॉर्मल रूप से जब ये रिएक्शन होती है पोटेशियम क्लोरेट का, जब डीकम्पोजिशन होता है, अपघटनीय अभिक्रिया होती है पोटेशियम क्लोरेट की, तो सामान्य स्लो रिएक्शन होती है, बहुत ही धीमी होती है। अब यदि मैं इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल देता हूँ, यानी MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड डालने से इसके अंदर क्या हुआ, इस अभिक्रिया का क्या हुआ, वेग इंक्रीज हो गया, वेलोसिटी इंक्रीज, ज़्यादा तेजी से होने लगी। तो अब हमको ये सोचना है कि मैंगनीज डाइऑक्साइड ने ऐसा क्या किया जिसके कारण से वेग बढ़ गया, तो उसको हम समझते हैं एक ग्राफ के द्वारा। तो यहाँ देखिए ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है वो देखिए। ये x, ये y, देखिए ये हम मान लेते हैं अभिक्रिया निर्देशांक, इसको मैं मान लेता हूं इधर ऊर्जा एनर्जी। तो देखिए मान लीजिए यहां पर कोई भी रिएक्टेंट्स था, या रिएक्टेंट्स यानी क्रियाकारक था, और उस क्रियाकारक से ये क्रियाफल बना P। ये यहाँ प्रोडक्ट बना P, और अब मैंने मैंगनीज डाइऑक्साइड डाला तो रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना P। तो क्या हुआ, जो फर्स्ट ग्राफ है विदाउट कैटलिस्ट यानी बिना उत्प्रेरक के, जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सक्रियण ऊर्जा है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो एक्टिव एनर्जी है सक्रियण ऊर्जा, ये क्या है सक्रियण, यहाँ से यहाँ तक की ये क्या थी, यहाँ की जो सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा विदाउट कैटलिस्ट यानी बिना उत्प्रेरक या उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, तो ये सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा थी। दूसरी अवस्था में देखिए यहाँ से यहाँ तक की केवल ये जो यहाँ सक्रियण ऊर्जा है ये, तो ये जो सक्रियण ऊर्जा यहाँ कम है उत्प्रेरक डालने के बाद में, तो ये जो मैंने उत्प्रेरक है तो ये जो हो गई ये भी सक्रियण ऊर्जा, लेकिन कौन सी, जो है सक्रियण ऊर्जा उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा कम है और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा ज्यादा है, और जहां सक्रियण ऊर्जा कम होगी वहां टक्कर ज्यादा होगी, और टक्कर ज्यादा होगी तो वहां रिएक्शन तीव्र गति से होगी और उसका वेग बढ़ जाता है। क्या बताया मैंने, जब उत्प्रेरक यूज लेते हैं तो सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है, और सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है तो टक्कर ज्यादा होती है और वो प्रभावी टक्कर होती है, और प्रभावी टक्कर के कारण से, अब प्रभावी टक्कर क्या होती है, हमारा जो है पार्ट नंबर आप 3 देखें, ये तो पार्ट नंबर जो है आपका ये है पार्ट 5, ये 5 है। आप हमारे पुराने जो चैप्टर वहाँ देखें, पुराना जो पार्ट है उसमें, उसके अंदर मैंने बताया प्रभावी टक्कर क्या होती है। तो वहाँ यहाँ क्या होता है, ये सक्रियण ऊर्जा कम होने के कारण से प्रभावी टक्कर होती है, उसके कारण से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये हमने देखा अभिक्रिया का वेग जो होता है उसके ऊपर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमारा पार्ट 5 के साथ ही रासायनिक बल गति की चैप्टर खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। अच्छा सा सहयोग मिल रहा है आपको, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, इतना अच्छा सहयोग मिल रहा है जिसकी मैं आपको शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता हूँ।
आपको कहीं भी बार भटकने की ज़रूरत नहीं है। नागौर एक ऐसी जगह है जहाँ के विद्यार्थियों को कोटा सीकर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी से अच्छी फैकल्टी आपको इस नागौर शहर के हर स्थान पर मिलेगी आपको। तो आप नागौर में रहिए, अपने जो है ज़िले में रहिए और यहाँ पे स्टडीज़ कीजिए, यहाँ रहकर आराम से स्टडीज कीजिए, कहीं भी बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छी से अच्छी तरह से आप देखिए, नोटबुक लीजिए, 2-3 बार वीडियो देखिए। 100% मैं कहता हूँ यदि आपने मेरा कहना माना तो मैं कह रहा हूँ आप 95 से ऊपर रहोगे केमिस्ट्री के अंदर। 5% वैल्यू जो होती है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है। केमिस्ट्री में 100 में से 100 लाना बड़ी बात नहीं है। यदि आपने मेहनत की है तो मैं कहता हूँ 100 में से 100 मार्क आ सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपने अच्छी ढंग से तैयारी की तो मैं कहता हूँ आपके जो है 100 नंबर भी आएंगे और आपको फ्यूचर में भी कई जगह सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं रोशन दैया केमिस्ट्री पीजीटी जो है आप सभी का आभारी हूँ कि आप मेरा चैनल को शेयर करते हो, आप जो है मेरी वीडियो को लोगों तक भेजते हो और लाइक करते हो। तो इसके साथ एक लाइक तो बनता ही है। तो जो भी वीडियो देख रहा है सभी उसको लाइक करें एक बार। धन्यवाद।